नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बेचू स्टडी कैपिटल में आपका स्वागत है। आने वाले एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो हमने बायो का सिलेबस शुरू किया था, तो उसमें पहला यूनिट जो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो था, और रिप्रोडक्शन के अंदर जो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो है हम इस यूनिट का जो देखने जा रहे हैं वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और फिर लास्ट में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थोड़ा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा बड़ा होगा, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो उसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। जैसे कि ह्यूमन जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या था कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी था। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें बताया था मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब में जो उसका स्टेप है वो सेम ही रहता है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में थोड़ा सा लंबा एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, 9th मंथ अप्रॉक्स का होता है। ठीक है, उससे पहले इसमें फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस बता ही चुके हैं, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमंस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वही चीज गैमेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं, जिसमें स्पर्म मेल में बनेगा एंड ओवम इन फीमेल, एंड फिर उसके बाद फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल गेनाइटल ट्रैक, जिसको इंसेमिनेशन कहा जाता है, जहाँ पे सीमेन जो है फीमेल गेनाइटल ट्रैक में डाला जाता है, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, leading to the formation of the zygote. This is followed by the formulation and development of the blastocyst. अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि सबसे एडवांस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन में। ठीक है, तो जायगोट बनने के बाद जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वही जाके फिर यूटेरिन वॉल पे जाके अटैच होता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जो 9 मंथ का होता है, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो और फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब विविपेरस है तो हमेशा तो रह नहीं जाएगा, तो उसको डिलीवर आउट करना रहता है बच्चे को। तो बच्चे को जो डिलीवर आउट का जो प्रोसेस है उसको पार्च्यूरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितने टर्म मिले, गैमेटोजेनेसिस मिला, इंसेमिनेशन मिला, फर्टिलाइजेशन मिला, इम्प्लांटेशन मिला, गेस्टेशन मिला एंड पार्च्यूरेशन मिला। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है, देखो। द male reproductive system is located in the pelvis region. It include a pair of testes along with the accessory duct, glands and the external genitalia. ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल में, वो होता है तुम्हारा टेस्टिस। ठीक है, वो 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ इसके साथ एसेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड होते हैं, एक्सटर्नल गेनेटिलिया होते हैं। तो ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन टेस्टिस जो है वो तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम में पाया जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रॉटम में टेस्टिस पाया जाता है। द स्क्रॉटम हेल्प, अब स्क्रॉटम जो रहता है वो क्यों पाया जाता है टेस्टिस स्क्रॉटम में, क्योंकि उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो इस गैमेटोजेनेसिस को, अब यहाँ पे चूंकि स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम बोलेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो तुम्हारा
उसको बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे होता है, तो इसीलिए स्क्रोटम में पाया जाता है। तो वो बाहर रहता है एब्डोमिनल कैविटी से, तो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे रहता है, तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस, इसीलिए वो स्क्रोटम में रहता है। ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप within a length of 4 to 5 centimeter, width about the 2 to 3 centimeter. ठीक है। The testis is covered by the dense covering. Each testis is about the 250 compartment called the testicular lobule. ठीक है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस में, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। और एक लोब्यूल में 2 से 3 जो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जहां पे स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड इन इट्स साइड इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ द सेल, मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया वही जो स्पर्म को बनाती हैं, एंड द सर्टोली सेल जिसको नर्व सेल बोला जाता है। ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। ठीक है। द मेल जर्म सेल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू द sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the developing sperm. ठीक है। And the region outside the seminiferous tubules called the interstitial space contain the small blood vessel and interstitial cell or leading cell. Leading cell is a very important cell. There are 3 types of the cell found in the testis. First one is the male germ cell, spermatogonia. Second one is the Sertoli cell. These 2 cells are found in the seminiferous tubules, and outside the seminiferous tubule, another one important cell called the interstitial cell or Leydig cell, which is found in the testis, which secrete the testicular hormone called the as androgen. एंड टेस्टोस्टेरोन नाम सुना होगा हार्मोन का, जो मेल हार्मोन रहता है, वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल एक्टिविटी जो रहती है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है। तो वो जो हार्मोन है वो भी एंड्रोजन का ही पार्ट है। तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन निकालता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी होता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट में हो जाएगा तुम्हारा रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है। एंड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब एसेसरी डक्ट में तुम्हारा आ जाएगा रेटी टेस्टिस। ठीक है। फिर उसके बाद वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस हो जाता है, फिर वास डिफरेंस हो जाता है। द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वासा एफरेंसिया। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है वासा एफरेंसिया में जाके ओपन होता है, फिर वासा एफरेंसिया जो होता है रेटी टेस्टिस में ओपन होता है। ठीक है। सॉरी, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है रेटी टेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंसिया में ओपन होता है, और वो वासा एफरेंसिया जो होता है टेस्टिस को लीव करते हुए एपिडिडाइमिस में जाके ओपन होता है, और वो एपिडिडाइमिस जो होता है वो फिर वास डिफरेंस के थ्रू पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा में जो इजैकुलेशन होता है उसको बाहर करता है। ठीक है। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस दैट ascend टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है। आफ्टर ऑल जो वास डिफरेंस जो होता है, जैसे देखो ये ऐसे होता है स्ट्रक्चर, अगर हम बना के देखें, ये मान लो कि तुम्हारा टेस्टिस हो गया दोनों साइड से। ठीक है। अब इसमें जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं ऐसे। अब इसमें 2 to 3 जो होता है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है ये रेटी टेस्टिस के थ्रू जो वासा एफरेंसिया में खुलता है, और ये वासा एफरेंसिया जो होता है तुम्हारा एपिडिडाइमिस में खुलता है। ठीक है। और एपिडिडाइमिस से ये खुलते खुलते फिर ये वास डिफरेंस में चला जाता है, और ये वास डिफरेंस दोनों साइड से आते हुए, ठीक है, फाइनली जो है
पेनिस और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये था। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 बताए थे। ठीक है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर हम कितना बताए थे तुम्हारा 2 to 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो गया। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वासा एफरेंसिया में खुलता है थ्रू द रेटी टेस्टिस एंड दिस रेटी टेस्टिस एंड दिस वासा एफरेंसिया इज ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस हो गया। ठीक, और ये एपिडिडाइमिस फिर कहाँ जाके खुलता है, वास डिफरेंस में, और यही वास डिफरेंस जो होता है तुम्हारा ओपन यूरेथ्रा के थ्रू ओपन हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये मेल तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, जिसमें प्राइमरी तुम्हारा हो जाएगा टेस्टिस एंड द सेकेंडरी वन इज एसेसरी डक्ट एंड द चैनल विच हेल्प्स इन द फ्लोइंग ऑफ द इजैकुलेशन। ठीक है, next one, and this duct store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra। urethra के थ्रू बाहर करते हैं। the urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis and to external opening called the urethral opening, and that penis is the male external genitalia। penis जो है वो मेल का external genitalia है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और इसका काम क्या रहता है, सीमेन को ट्रांसफर करना। ठीक है, इंसेमिनेशन में हेल्प करना। द एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। जो उसका एनलार्ज पोर्शन होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। एंड जो उसके ऊपर स्किन रहती है उसको फोर स्किन कहा जाता है। ठीक है, अब मेल एसेसरी डक्ट में तुम्हारा आ जाएगा पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, दिस सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. The secretion of the bulbourethral gland also helps in the lubrication of the penis। ठीक है, 3 ग्लैंड यहाँ पे मिलते हैं। पहला सेमाइनल वेसाइकल and next one is the seminal vesicle, basically 2 यानी 1 paired, and prostate gland 1 and the 2 bulbourethral gland और corpus gland इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लुब्रिकेशन निकलता है। जो देखो अब इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पे तुम्हारा सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और इसके नीचे जो है सिंगल जो है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे छोटा सा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। बल्बोयूरेथ्रल कह रहे हैं, कॉपस ग्लैंड जो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपस ग्लैंड। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो प्राइमरी जो होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो होता है ओवरी। जैसे मेल में होता है टेस्टिस, उसी तरह प्राइमरी जो होता है ओवरी होता है। ठीक है, एसेसरी में आपका आ जाएगा ओविडक्ट आ जाएगा। ओविडक्ट मतलब कि जो चैनल जो रास्ता होता है जिसके थ्रू ओवम जो है सर्कुलेट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। यूटेरस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स हो जाएगा उसके आगे वाला रीजन। वेजाइना हो जाएगा जो सबसे फ्रंट में रहता है। एंड द एक्सटर्नल गेनेटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, और कुछ एक्सटर्नल गेनेटेलिया होते हैं। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of the ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ठीक है, यहाँ पे जो होता है तुम्हारा ओवुलेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जो प्रेगनेंसी और बर्थ और ये चाइल्ड केयर सब यही होते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट रिप्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। ओवम जैसे वहां पे स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता था, टेस्टिस में होता था। टेस्टिस में कहाँ पे, आपका सेमनीफेरस ट्यूबुल में। उसी तरह ओवरीज में जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट्स ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। Each ovary is 2 to 4 centimeter in length
and is connected to the pelvic wall uterus by the ligament. There are 10 ligaments found in the uterus which connect the uterus to the ovary, but वो अभी थोड़ा सा उसका लेवल हाई है. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. ठीक है, the stroma is divided into the two peripheral cortex or inner medulla. The part of the oviduct is called the ampulla, and the last part of the is called the isthmus, and the narrow lumen which join the uterus. ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये जो चीजें हैं, अब इसको हम थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे होता है. इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरा डायग्राम दिखा देते हैं तुम लोग. द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वूम्ब. यूटेरस वूम्ब कहा जाता है यूटेरस को, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एंड द शेप ऑफ द यूटेरस इज जस्ट लाइक द इन्वर्टेड पियर. इन्वर्टेड पियर मतलब ऐसे उल्टा लटका हुआ पियर जो रहता है उसके शेप का होता है. and it is supported by the ligament attached to the pelvic wall. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. ये सब डायग्राम में हम देखेंगे. And the cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with the vagina form the birth canal. ठीक है, बर्थ कैनाल की अगर पूछा जाएगा तो सर्विक्स और वेजाइना का जो कैनाल होता है उसको मिला के बर्थ कैनाल बनता है. अब पहले इतना देख लेते हैं फीमेल वाला. देखो ये 2 ओवरी हो गया. ठीक है, और पहले यूटेरस बना देते हैं. ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम हो गया, जिसमें ये तुम्हारा ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूटेरस. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ओवरी, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का. ठीक है, यहीं पे ओवम प्रोड्यूस होता है. और ये तुम्हारा नैरो हो जाएगा सर्विक्स, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वेजाइना. ठीक है, ये दोनों मिलके तुम्हारा बनाते हैं बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम इसी के थ्रू जो बेबी होता है बाहर निकलता है. ठीक है, अब इसमें जो होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. यहां से ओवम निकलता है और यहां पे जाता है. ठीक है, ये एम्पुला हो जाता है. ठीक, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है. ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, एम्पुला. ठीक है, अब यहां से ओवम ये निकला, इधर से तुम्हारा स्पर्म आता है और ऐसे ट्रेवेस करके यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है. फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये धीरे धीरे आगे मूव करता रहता है और डिवीजन होता रहता है. फिर जाके यहाँ पे ये जो यूटेरस का वाल है उसी पे जाके अटैच हो जाता है और यहीं पे बेबी बनता है. ठीक है, तो ये तुम्हारा जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था. ठीक है, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस. ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं यूटेरस के वॉल के बारे में. ठीक है, ये जो यूटेरस है, ये अब इसमें बेबी को कैरी करना है तो ये थोड़ा सा मोटा रहता है. ठीक है, बेसिकली इसमें 3 वॉल होते हैं. ठीक है, एक होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है इंडोमेट्रियम और तीसरा होता है मायोमेट्रियम. ठीक है, तो पेरीमेट्रियम जो होगा वो बाहर वाले को बोलेंगे.
ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा, जो हम मान लो इतना सेक्शन काट के देख रहे हैं थोड़ा सा वाइड में, तो इसमें जो हो गया तुम्हारा 3 लेयर बनता है। ये बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। बीच वाले को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और तीसरा जो अंदर वाला है जो स्ट्रक्चर, तीसरा वाला जो वॉल है, ये होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है। यही इंडोमेट्रियम जो सबसे इनर वाला स्ट्रक्चर होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो यही सेड ऑफ हो जाता है, यही टूट कट कट के गिरता है, जिससे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच वॉल ऑफ द which part of the uterus या which wall of the uterus is shedding off during the menstruation causes the bleeding, then you may answer the endometrium, ठीक है। इंडोमेट्रियम जो होता है सबसे इनर वाला, जो इनसाइड वाला होता है वॉल, वही शेड ऑफ हो जाता है, वहीं पर ब्लड कैपिलरी फटती हैं और वो ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। अब फीमेल में कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनरा हो गया, हाइमन एंड क्लाइटोरिस भी हो गया। क्लाइटोरिस जो होता है वो आप मेल का जो पेनिस होता है उसके जस्ट होमोलॉगस होता है, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस इज ए कशन ऑफ द फैट टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, वो एरिया जहां प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा द फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू which extend down from the mons pubis surround the vaginal opening and labia minora, उसके बाद लेबिया मेजरा होता है, उसके बाद फिर लेबिया मेनरा होता है, ठीक है। and the opening of the vagina is often partially covered by the layer called the hymen, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है तुम्हारा पाया जाता है। फिर आते हैं ममरी ग्लैंड पे। तो ममरी ग्लैंड जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन फंक्शनल किस में रहता है, फीमेल में रहता है, ठीक है। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड आर द पेयर स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट दैट कंटेन अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड आर द कसन लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द मेल एंड फीमेल बोथ, बट इट इज फंक्शनली इन द फंक्शनली एक्टिव इन द फीमेल, ठीक है। उसमें वेरियस अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, वही फैट से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिससे बेबी नॉरिश्ड होता है, ठीक है। अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 15 to 20 मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द एल्वेलाई, ठीक है। 15 से 20 मेमोरी लोब उसमें होता है, जिसमें सेल पाई जाती हैं, जिसको एल्वेलाई कहा जाता है। फिर यही एल्वेलाई जो होती हैं मिल्क सिक्रेट करती हैं, which is stored in the cavity of the cavities of the alveoli, cavities को lumen भी बोला जाता है। the alveoli opens into the mammary tubule and the tubule of each lobe join to form a mammary duct, ठीक है। जब कई सारे ट्यूबुल मिलके mammary duct बनाते हैं, और वो mammary duct जो है join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which the milk is सक्ड आउट, ठीक है। और कई सारे मतलब वाइडर मेमोरी एम्पुला जो है एक लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जहां से मिल्क को बेबी जो रहता है सक्ड आउट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें गैमेटोजेनेसिस कौन से सेल डिवीजन के थ्रू होता है, वो होता है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। और जो है आपका हैप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म रहता है तो वहां पे गैमेटोजेनेसिस जो होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स जो है हमेशा हैप्लॉइड में ही फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है, अब हम ह्यूमन की बात हो रही है तो ह्यूमन में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम लोग 2n क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर हैप्लॉइड फॉर्म करना है n के फॉर्म में, तो n के फॉर्म में करना है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस अगर सेल डिवीजन जैसे 11th का चैप्टर अगर मैंने पढ़ाया रहता
तो उसमें बताया, उसमें सेल डिवीजन पढ़ा था, तो उसमें बताता कि कैसे माइटोसिस की प्रक्रिया चलती है और कैसे मियोसिस की चलती है। लेकिन हम मोटा मोटा एक आइडिया दे दे रहे हैं कि माइटोसिस सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है, सिंगल डिवीजन होता है, और मियोसिस में 2 बार होता है। तो वहां पे माइटोसिस में एक सेल जब डिवाइड होती है तो 2 में फॉर्म होती है, लेकिन मियोसिस 2 स्टेप में चलता है, तो वहां पे 4 सेल बनते हैं, ठीक है। और 4 सेल में जो रहता है आपका चारों में जो होता है कंटेंट जो रहता है हैप्लाइड हो जाता है, ठीक है। तो 4 सेल बनते हैं, तो स्पर्म जब बनेगा वहां पे भी आपका क्या होगा कि चार स्पर्म बनेंगे, ठीक है, 4 स्पर्म बनेंगे जिसमें हैप्लाइड कंटेंट रहेगा, यन रहेगा। तो ओवम के टाइम भी आपका वही होता है, लेकिन पोलर बॉडी साथ साथ में बनती है, ठीक। तो वो पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बचता सिर्फ मेल एक ओवम बचता है जो जिससे स्पर्म जाके फ्यूज करता है और जायगोट बनाता है, ठीक है। So, gametogenesis. Gametogenesis, the primary sex organ, the testis in the male and the ovaries in the female produce the gametes, ठीक है। प्राइमरी जो है वही प्रोड्यूस करेगा sperm and ovum respectively by the process called the gametogenesis. In testis, the immature male germ cell called the spermatogonia produce sperm by the process spermatogenesis is begins at the puberty, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस को अगर स्पर्म बन रहा है गैमेट में फॉर्म में तो उसको गैमेटोजेनेसिस को मेल के फॉर्म में क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये कहां पे होगा, टेस्टिस में होगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर। तो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बताए थे जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल बताए थे, तो उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पे 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, तो इसको हमने बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो लंबी लंबी सिलेंडर लाइक सेल थी इनको मैंने बोला था सर्टोली सेल और नर्स सेल, सर्टोली सेल्स बाय नर्स सेल, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्पर्म बनता है वो ये डिवाइड करती हैं, इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और चार स्पर्म बनते हैं। और ये जो लंबी लंबी सेल दिख रही हैं ये इनको बोला जाता है सर्टोली सेल। ये क्या करती हैं कि जो स्पर्म बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उसको मैच्योर फॉर्म में लेके आती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा टीएस है। तो अब स्पर्मेटोगोनिया क्लियर हो गया क्या है, जहां जिसमें मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, जाहिर सी बात है डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसमें से कुछ अलग स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, तो चूंकि डिप्लॉयड था तो वो मियोसिस में जाएगा तो हैप्लाइड हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द 2 इक्वल हैप्लाइड सेल कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। 2 हैप्लाइड सेल को बनाएगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 46 क्रोमोसोम था तो हैप्लाइड कंटेंट आ रहा है, तो मतलब कितना क्रोमोसोम हो जाएगा इस, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट which undergo the second meiotic division to produce the 4 equal haplide spermatid, ठीक है। फिर उसमें फिर डिवाइड होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, तो फिर डिवाइड करके कितने बना देंगे, 4 स्पर्मेटिड बना देंगे, ठीक है। अब स्पर्मेटिड में जो है अभी नहीं कि अब फिर उसमें रिडक्शनल नहीं, वो सेकेंड वाला जो डिवीजन होता है माइटोसिस होता है। तो पहला जो डिवीजन हुआ था उसमें हैप्लाइड हो ही गया था और हमको हैप्लाइड गैमेट्स ही चाहिए,
ठीक है। तो हैप्लॉइड गैमेट चाहिए तो फिर उनमें डिवाइड होता है, तो फिर माइटोसिस होता है। ठीक है, तो बना देंगे चार चार सर्कुलर स्पर्मेटिड बना देते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मायोजेनेसिस। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोजोआ में जाके कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मायोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम द एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली released from the seminiferous tubule by the process called the spermation। ठीक है, वहां पे स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड जाके कहां पे अटैच हो जाता है, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल हम पहले बताए हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म सेल को। ठीक है, तो ये जो होता है फिर उसके बाद नरिशमेंट प्रोवाइड होने के बाद फिर वो बाहर निकल जाता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, आप इस प्रोसेस को देख लेते हैं, फिर हार्मोनल पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसी में कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, राइटिंग ना समझ में आया तो समझ लेना। ठीक है, अब इनके पास जो है कंटेंट क्या है, 2n है। यहाँ पे 2n कंटेंट है, 2n मतलब कि डिप्लॉइड है। तो इसमें जब मियोसिस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा पहले। इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इनका जो क्रोमोसोम का नंबर हो गया वो तो आधा हो गया क्योंकि मियोसिस हुआ है। ठीक है, n हो गया, यानी यहाँ पे अगर 46 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये जो है आपका फिर डिवाइड होता है, ये दोनों डिवाइड होंगे और 2 अलग अलग बनाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड, तो 4 सर्कुलर स्पर्मेटिड बन गए। ठीक है, इनका भी जो कंटेंट होगा वो n होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, सेकेंड स्टेज मियोसिस का। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड बन गया। अब ये स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म में कन्वर्ट होता है, और एक बार स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये स्पर्म जाके फिर क्या करता है, सर्टोली सेल से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और इससे न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये स्पर्मिएशन के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं गैमेटोजेनेसिस इन मेल में यही होता है। ठीक है, ये पबर्टी पे बिगिन होता है ड्यू टू द 2 हार्मोन LH एंड FSH। ठीक है, जिसके बारे में दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस start at the age of the puberty due to the significant increase in the secretion of the gonadotropin releasing hormone, GnRH बोला जाता है। GnRH के अंडर में 2 हार्मोन आते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये फिर क्या करता है, जाके एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। 11th का सिलेबस अगर पढ़ा रहे होते तो उसमें ग्लैंड पढ़ाते, तो उसमें बताते कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होता है 3 पार्ट होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी पे जाके, अच्छा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, अब मास्टर ग्लैंड कहा जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है GnRH निकाला, GnRH जाके किस पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे। तो वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, उस एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड द FSH इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH acts on the Leydig cell and stimulates the synthesis and secretion of the androgen। ठीक है, LH कहां जाके एक्ट करता है, L से L याद करना, Leydig सेल पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, और वहां से एंड्रोजन निकालता है, एंड्रोजन का सिक्रेशन बढ़वाता है। ठीक है, एंड्रोजन में का ही एक, एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, समझे, और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उसी एंड्रोजन का एक पार्ट रहता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि लेडिक सेल से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन।
तो तुम एंड्रोजन वो स्पेसिफाई किया रहेगा, एंड्रोजन अगर रहे तो एंड्रोजन मार देना, अगर टेस्टोस्टेरोन है तो टेस्टोस्टेरोन मार देना। तो कंफ्यूज मत होना, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, अब एंड्रोजन जो होता है वो स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, और एफएसएच जो रहता है वो सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस। ठीक है, एफएसएच कहां पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। और एलएच कहां पे एक्ट करता था? लेडिक सेल पे। ठीक है, एलएच क्या करवाता था? तुम्हारा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को वो करता था, और ये एफएसएच क्या करवाता है? स्पर्मायोजेनेसिस। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, बिटवीन द spermatogenesis and the spermiogenesis. Spermatogenesis is the process where the sperm formed, and spermiogenesis is the process when the spermatid is converted into the functional sperm. ठीक है, let us examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of the head, neck and a middle piece and a tail. ठीक है, हेड होता है, नेक होता है और मिडिल पीस होता है, और उसके बाद टेल होता है। ठीक है, a plasma membrane envelop the whole body of the sperm. The sperm head continue the elongated haplide nuclei. ठीक है, and the sperm head कंटेन द एलोंगेटेड हेप्लाइड न्यूक्लियस। उसी में हेड में ही हेप्लाइड न्यूक्लियस होता है, इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओवम के। ओवम जो होता है मेनली वो कवर्ड होता है कई सारे सेल को, तो एक्रोसोम के पास हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो हाइलुरोनिक एसिड जो रहता है उसका काट देता है, और फिर उसके बाद स्पर्म को इजिली जो होता है फ्यूज कर लेता है ओवम के। ठीक है, द मिडिल पीस पोजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो तुम बोलोगे मिडिल पीस में, वही एनर्जी का सोर्स रहता है वहीं से। ठीक है, मेल जो होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट करता है पर क्वाइटस। ठीक है, ड्यूरिंग द ईच सेक्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो होता है रिलीज होता है। उसमें से अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो 60% जो रहना चाहिए, 60% स्पर्म जो है वो तुम्हारा नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, और जिसमें कि 40% जो होता है बहुत ज्यादा मोटिलिटी शो करना चाहिए। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, secretion of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and the prostate are essential for the maturation of the। अब इसको हम देख लेते हैं पहले डायग्राम के थ्रू। देखो स्पर्म जो होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक ये हेड रीजन हो गया। ठीक है, ये हेड हो गया और ये नेक हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा मिडिल पीस कहलाता है, मिडल पीस। एंड इसी में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कहां से एनर्जी मिलता है स्पर्म को स्विम करने का, तो मिडिल पीस से निकलता है। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये होता है तुम्हारा टेल। ठीक है, अब पहले वाला डायग्राम पे आ जाते हैं। अगर तो यहां से स्पर्म जो है तुम्हारा निकला। ठीक है, वासा एफरेंसिया में गया, वासा एफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में गया, और एपिडिडाइमिस में वासा डिफरेंस के थ्रू ये यहां से आ रहा है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में तो यहाँ पे बिफोर ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा देयर आर 3 ग्लैंड्स, जिसमें पहला है तुम्हारा सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल। तो बल्बो यूरेथ्रल जो होता है कुछ सीक्रेट नहीं करता है, बस ये जो सीक्रेट करता है लुब्रिकेंट,
ठीक है, ये लुब्रिकेंट। लेकिन सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ये स्पर्म यहां से चलता हुआ आ रहा है स्पर्म ना, तो इसमें क्या करते हैं कि ये लोग अपना सिक्रीशन देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पर्म प्लस सिक्रीशन को मिला के हो जाता है सीमेन। ठीक है, तो जो इजैकुलेशन के टाइम निकलता है तो उसको स्पर्म नहीं कहते, उसको सीमेन कहते हैं। सीमेन, इस सीमेन में स्पर्म रहता है, जो फ्लूडी स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पर्म रहता है। तो सीमेन और स्पर्म में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पूरा जो निकलता है लिक्विड स्ट्रक्चर और लिक्विड टाइप वो सीमेन होता है, उसके भीतर जो रहते हैं स्पर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेल का। अब हम बात करते हैं फीमेल में। फीमेल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर समझना चाहो तो इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis। वहां पे क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहाँ पे क्या है, oogenesis है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। oogenesis जो होता है वो जब बच्ची जो मतलब फीमेल होती है, फीमेल प्रोजनी जब पेट में रहती है तभी से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑन ए कपल व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन ऑफ मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पे oogonia होता है। ठीक है, फीटल ओवरी में बन जाता है मिलियंस। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, जितना बच्ची पैदा होने वाली रहती है उसमें पहले से ही कितना इस oogonia बनना है वो पहले से ही बन गया रहता है, उसके बाद कोई नया oogonia नहीं बनता। ठीक है, तो इन फीमेल के केस में जो oogenesis की प्रोसेस है वो तुम्हारा जब प्रोजनी फीमेल अगर रहती है तो वो पेट में ही मतलब उसका जितना बनना रहता है वो बन गया रहता है। अब उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसमें प्राइमरी oocyte होता है, फिर सेकेंडरी oocyte रहता है, फिर तो उसी से ओवम निकल जाता है। ठीक है, सो and this cell start division and enter into the prophase one of the meiotic division and get temporarily arrested। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछता है कि जब बर्थ होता है तो उसमें कौन से फेज में जाके रुका रहता है oogenesis। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiotic डिवीजन, meiotic डिवीजन के पहले जो फेज है उसमें जाके ये अटका रहता है। ठीक है, उसी पे स्टक किया रहता है। तो ये याद रख लेना, प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन, जहां पे टेम्पोरली अरेस्टेड होता है oogenesis का प्रोसेस। अब वहां पे जो रहते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो बने रहते हैं डिवीजन करके। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या होता है कि लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से ढका रहता है और उसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, एंड द लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, एंड therefore at the puberty only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ठीक है, 60,000 से 80,000 जो रहता है प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ बचते हैं पवर्टी तक। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ और सेल का लेयर बनता है, जिसको फिर बनता है तो फिर उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। मोर ग्रेनुलेसा लेयर एंड न्यू थीका आर आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल which is characterized by the fluid filled cavity called the antrum, and the theca layer is organized into the theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division, and unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and tiny first polar body, and the secondary oocyte retains the bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think any advantage further? Does the first polar body born out of the second meiotic division further degenerate? At present, we are not very certain about the tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle. ठीक है, a secondary oocyte form a new member called the zona pellucida surrounding it,
and the Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte and the release to from the ovary by the process ovulation. Can you identify major difference between the spermatogenesis and oogenesis? ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो, oogenesis जो होता है ओवरी में बनता है, ठीक है, ओवरी में होता है। और ये ओवरी जो होता है, इसमें जो oogenesis की जो प्रोसेस है, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा था, यहाँ पे जो है ओवम जो बनेगा वो ऊगोनिया से बनेगा, ठीक है। ऊगोनिया कितना बनना है ये बर्थ से पहले ही फीमेल चाइल्ड में डिसाइड हो जाता है। अब जितना बनना है उतना बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब फीमेल मान लो बॉर्न हो गई, ठीक है, ये कोई ओवरी है, ठीक है, इसमें जो ऊगोनिया है तुम्हारा ये फॉर्म हो गए बर्थ से पहले, ये हो गया ऊगोनिया, ठीक है। अब ये जो है जब चाइल्ड पैदा हो जाती है फीमेल, तो ये अरेस्ट रहता है। अरेस्ट कहां रहता है? अब इसमें जो डिवीजन स्टार्ट होता है, ऊगोनिया में डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन डिवीजन कहां अरेस्ट रहता है? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन। लेकिन जैसे ही फीमेल चाइल्ड जो है पबर्टी को क्रॉस करती है, यानी कि 13 ईयर में क्रॉस करती है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऊगोनिया है वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है? प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स में। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है, जैसे कि ये ऐसे रहता है, मान लो एक ही ऊगोनिया को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये, और इसमें ढेर सारे ऐसे सेल लगे रहते हैं, एक लेयर बनी रहती है, इसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला है। ये सारी चीजें ओवरी में ही हो रही हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है पबर्टी तक कितना बचा रहता है? 60,000 टू 80,000, ठीक है। अब पबर्टी के बाद अब जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, तो इसमें हर महीने चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है, फिर ये एक ही ऊगोनिया को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स में और भी मतलब कि लेयर ऑफ सेल ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, और भी सेल का लेयर इसको घेर लेगा, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब जो है ये तुम्हारा फिर चेंज हो जाएगा किसमें, और इसमें सेल बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, और भी सेल का लेयर इस पे चढ़ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। और ये कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है? यहाँ पे एक फ्लूइड फीड कैविटी होती है जिसको एंटरम बोला जाता है, ये। और ये टर्शियरी फॉलिकल को जानते हो क्या कहा जाता है? टर्शियरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। क्या होता है? ग्रेफियन फॉलिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसमें तो डिवीजन कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो डिवीजन इस सेल में जो है डिवीजन आप करा ही नहीं रहे, तो डिवीजन नहीं होगा तो बनेगा कैसे? आपने तो यहाँ पे बता दिया कि प्रोफेज फर्स्ट में ये रुका हुआ है, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी से जब टर्शियरी बनता है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, और यहाँ पे दो सेल बनता है, एक को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। वो क्या था? प्राइमरी oocyte था। सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी बनती है जो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte के जो रहता है, अब इसमें डिवीजन होता है और बन जाता है। अब देखो ये सेल के भीतर जो होता है, ठीक है, ये हो जाता है, एक बन जाता है ओवम और एक हो जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। यही ओवम जो होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है रप्चर हो जाता है। जो हम बोले ना कि टर्शियरी को क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो इसका वाल जो होगा वो रप्चर हो जाएगा,
अब रप्चर होने के बाद क्या होता है कि यही ओवम जो रहता है वहां से इस्थमस से कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था ना तुम्हारा, अब यहां से ये कलेक्ट कर लिया जाएगा, यहीं से ओवम इसमें चला आया। ठीक है, और ओवम ये ऊपर बढ़ने लगता है ड्यू टू द सिलरी मूवमेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये जब ऊपर चला गया, एम्पुला में चला गया, तो यहीं से अब इधर से स्पर्म आता है। ठीक है, स्पर्म आके यहाँ पे फ्यूज करता है। तो ये जो तुम्हारा था oogenesis कैसे स्टार्ट होता है और कैसे वो होता है, बनता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ऐसी समझने वाली चीजें हैं, कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इतना सिस्टमेटिकली मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहां से अब ये ओवम निकल गया। ठीक है, अब ओवम कहां चला गया, तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में उसको फर्टिलाइज होना है, अब उधर से स्पर्म आएगा और इधर से ओवम चढ़ गया फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी वो तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस में थी। ठीक है, इसमें भी हार्मोनल एक्शन वैसे ही होगा, यहां पे भी LH और FSH निकलते हैं। ठीक है, वो LH FSH का कैसे एक्ट होता है वो तुम्हारा जब अगला स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे डेवलपमेंट होता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।